हेलो एवरीबॉडी। यह है 13 अगस्त 2020। तो हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे द एडिटोरियल। तो आज का पहला आर्टिकल है कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ ऑर्डिनेंस बोर्ड। तो ये क्या है? मेंस जीएस पेपर 3 सिक्योरिटी से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू कॉर्पोरेटाइज द ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड टू इम्प्रूव इट्स ऑटोनॉमी, अकाउंटेबिलिटी एंड एफिशिएंसी। तो सरकार ने अभी एक डिसीजन लिया कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को सरकार ने व्यवसायीकरण कर दिया, कॉर्पोरेटाइज कर दिया। तो अब क्या होगा कि इससे इसकी ऑटोनॉमी और अकाउंटेबिलिटी और एफिशिएंसी, जो कि काफ़ी लंबे टाइम से इसके ऑटोनॉमी, अकाउंटेबिलिटी, एफिशिएंसी पर सवाल खड़ा था कि अच्छे से ये वर्क नहीं कर रही थी। तो देखिए, वाई इज़ OIP इंपॉर्टेंट। तो ये क्या इंपॉर्टेंट है, मतलब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ये क्या है और ये महत्वपूर्ण क्यों है? तो देखिए, ये क्या है ना कि एक प्रोडक्शन कंपनी है जो आर्म्स प्रोडक्शन कंपनी है जो हमारे डोमेस्टिक आर्म्स प्रोडक्ट करती है। तो OIP इज इंगेज द प्रोडक्शन ऑफ रेंज ऑफ आर्म्स, एम्यूनिशन, इक्विपमेंट एंड क्लोथिंग एमंग अदर्स प्राइमरीली फॉर द आर्म फोर्सेस ऑफ आवर कंट्री। तो OFB एक समझ लिए एक बोर्ड है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है कि जो वो सारे प्रोडक्शन करती है, यानी कि हमारे आर्म से संबंधित कुछ चीज़ें, कुछ इक्विपमेंट, कुछ क्लोथ और कुछ वेपन्स वगैरह भी इनके द्वारा प्रोडक्शन किए जाते हैं। तो इन द प्रेजेंट सिचुएशन, तो अभी के हालात में OIP इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज इंडिया इज़ बीइंग कन्फ्रंटेड बाय बोथ चाइना एंड पाकिस्तान। तो OIP जबकि हमारे लिए आर्म प्रोडक्ट करती है और हमारे डिफेंस सिस्टम को बूस्ट करने के लिए रिसर्च और आर्म्स वेपन्स वगैरह पहले कि इनके लिए काम करती है। तो जैसा कि अभी हमारा स्थिति है, बोथ साइड चाइना और पाकिस्तान दोनों साइड हमारे दुश्मन है। तो OIP हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो हमारी डिफेंस पावर है, OIP के मॉडर्नाइज होने से और इनकी कैपेबिलिटी इन्हेंस होने से हम चाइना और पाकिस्तान, चूँकि अभी जो स्थिति हमारी बनी हुई है, तो इस दृष्टिकोण से काफ़ी OIP काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो OIP विल हेल्प इन मेकिंग इंडिया आत्मनिर्भर इन डिफेंस एंड एक्सपोर्टर। तो अब क्या हो गया कि सरकार ने ये कही है कि तकरीबन आर्म सेक्टर, मतलब आर्म यानी कि हथियारें, ज़्यादातर जो वेपन्स सरकार बाहर से खरीदती थी, तो अब ये क्या करी जाए, ये इसका क्या होगा कि सरकार ने इसको कॉर्पोरेटाइज कर दिया है। तो अब कॉर्पोरेटाइज सेक्टर भी जो है आर्म प्रोडक्ट कर सकती है और उनको टेंडर मिल सकता है। तो अब ये क्या है कि इससे हमारा जो आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प है, ये संकल्प को काफ़ी कह लें कि सपोर्ट मिलेगा। ठीक है। तो अब यहाँ पर कॉर्पोरेटाइजेशन की बात करेंगे कि सरकार ने कॉर्पोरेटाइजेशन की जो आर्म यानी कि OFB को कॉर्पोरेटाइज की है, तो इससे क्या होगा, इससे हमारे लिए फ़ायदा कितना है और नुकसान कितना है। देखिए, देयर आर ए मेजर प्रॉब्लम लाइक ए पुअर क्वालिटी, हाई कॉस्ट, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, इनऑर्डिनेट डिले एंड ए वेरी पुअर वर्क कल्चर इन द OFB। तो हम देखते थे कि OFB जो था, यानी कि जो OFB हमारे लिए आर्म प्रोडक्ट करती थी, तो इनका जो क्वालिटी होता था काफ़ी पुअर होता था और कॉस्ट ज़्यादा होता था। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी मतलब जो कि आप जो इन्वेंट किए हैं, जो कोई आप प्रोडक्ट किए, आप नहीं कह सकते इसमें कितना खतरा है, कितना सेफ्टी है। तो अकाउंटेबिलिटी की कमी थी। और फिर उसके बाद जो है डिलीवरी भी काफ़ी डिले था और काफ़ी पुअर हमारा कल्चर था OIP का। जो आर्म प्रोडक्ट हमारी डोमेस्टिक आर्म प्रोडक्ट कर रही थी OIP बोर्ड, तो इनका जो कल्चर रहा तो काफ़ी मतलब पुअर रहा, काफ़ी हाई कॉस्ट, काफ़ी अनअकाउंटेबिलिटी और काफ़ी डिले करना और पुअर कल्चर इसका रहा है। द आर्म फोर्स आर नॉट सेटिस्फाइड विद द आउटपुट द OIP, स्पेशली द एम्यूनिशन प्रोड्यूस बाय इट्स अनरिलायबल, अनसेफ एंड इज लोअर देन स्पेसिफाइड सेल्फ लाइफ। तो आर्म, जैसा कि ये हमने पढ़ा अभी, क्योंकि क्वालिटी पुअर, हाई कॉस्ट, अकाउंटेबिलिटी की कोई कह ले कि आप नहीं कह सकते, कोई अकाउंटेबिलिटी भी ये नहीं दे सकते। तो ऐसे में हमारे आर्म्ड फोर्स जो है OIP के प्रोडक्ट से, वेपन से काफ़ी खुश नहीं होते, काफ़ी नाखुश होते हैं और इनको जो है काफ़ी कह ले कि खतरा होता है। जैसे कि जो उनके इन्वेंशन होते हैं, जो उनके प्रोडक्ट होते हैं, उनसे सेल्फ लाइफ्स को काफ़ी कह ले कई बार डैमेज हो जाता है, खतरा हो जाता है। दिस रिजल्ट ह्यूज क्वांटिटीज़ ऑफ एम्यूनिशन बीइंग डिस्ट्रॉयड और रेंडर्ड नॉन ऑपरेशनल। तो सरकार, चूँकि अब बड़े जब चीज़ें होगी तो इससे हमारा नुकसान हो जाएगा। बड़े वार में, बड़े सिचुएशन में, टफ सिचुएशन में अगर हमारा वेपन ही अगर सही से काम नहीं करेगा तो काफ़ी बड़ी हमारे लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। दिस अफेक्ट ऑपरेशनलाइजेस रेड लाइन्स ऑफ द आर्म फोर्स एज ए रिजल्ट नेशनल सिक्योरिटी इज जियो पैराडाइज। तो जो सरकार ने जो कदम उठाया आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, आर्म प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा जो है कॉर्पोरेटाइज करना, डोमेस्टिक करना, तो ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन देखिए, हमारे पास अभी रिसर्च और टेक्नोलॉजी उस लेवल का नहीं है कि बाकी जितने भी कंट्री है, जो कि डेवलप्ड कंट्री है, उनके आर्म के मुकाबले में हमारा वेपन उतना ज़्यादा, हमारे डोमेस्टिक वेपन उतना ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है। तो देखिए, बहुत लंबे टाइम से हम आर्म्स जो है दूसरे देशों के ऊपर निर्भर रहे हैं। दूसरे देशों से, खासतौर से पहले रसिया था, चाइना से नहीं, इजराइल से, अमेरिका से, फ्रांस से और इन देशों से हम ज़्यादा वेपन खरीदते आ रहे हैं।
तो अब जब बात यह है कि जब हमारे डोमेस्टिक कंपनियों को जब कॉर्पोरेटाइज किया जा रहा है तो आर्म्स को प्रोडक्ट करने में इन्हेंस किया जा रहा है, तो ऐसे में ये कंसर्न होना चाहिए कि नेशनल सिक्योरिटी को ऐसा ना हो कि हमारा खतरा हो जाए कि हमारे जो वेपन हो वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से लो क्वालिटी हो और लो रेंज हो और लो कह लें कि जो अभी के हमारे डेवलप्ड कंट्री के हिसाब से जो पैरामीटर है वो पैरामीटर से लैक नहीं होनी चाहिए। तो OIB हैज़ नॉट इम्प्रूव डिस्पाइट ह्यूज एफर्ट इन द पास्ट एट इंटरनल रिफॉर्म एंड द आर्म फोर्सेज में रिफ्यूज द सब स्टैंडर्ड ऑफ द प्रोडक्ट। तो OIB का जो पिछला इतिहास रहा है, इन्होंने अच्छा काम नहीं किया है, इनका प्रोडक्ट काफ़ी मतलब लो क्वालिटी का रहा और फिर आर्म जो स्टैंडर्ड्स के जो पैरामीटर पर जो होनी चाहिए, तो इस वजह से हमारे आर्म फोर्स ने इनका प्रोडक्ट को काफ़ी जो है इस्तेमाल करना छोड़ दिया है। तो कॉर्पोरेटाइजेशन रिवील पोटेंशियल एंड स्ट्रेंथ ऑफ द OIB एंड कन्वर्ट इनटू ए कॉम्पिटिटिव प्रॉफिट सिस्टम बाय बेटर वर्क कल्चर लाइक ए अदर DPSU। तो अब जब OIB तो हमारी जो इनका कल्चर रहा है काम करने का, आर्म प्रोडक्ट करने का सही नहीं रहा है, तो अब अगर हम कॉर्पोरेटाइज कर देंगे तो और भी कई सारे जो है लोगों को इनके लिए हम इन्वाइट करेंगे। मतलब आप भी अगर आपके पास टेक्नोलॉजी है, आपके पास रिसर्च है, तो आप हमारे लिए जो है आप टेंडर ले सकते हैं। तो OIB के लिए कंपटीशन बढ़ जाएगा और फिर इससे हमारा क्या होगा कि कह लें कि एक रिसर्च बढ़ेगी और चीज़ों को कह लें कि अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे और आत्मनिर्भर भारत को भी ये बूस्ट करेगा। क्योंकि एक प्लेयर जब किसी काम में होता है तो वो प्लेयर क्या होता है कि अपने तरीके से वो काम करता है, लेकिन जब उसी काम में कई सारे प्लेयर इन्वॉल्व हो जाते हैं तो फिर वो काम बिल्कुल अच्छे ढंग से स्मूथली होना शुरू हो जाता है। तो फॉर द OIB वेपन टू बी एक्सपोर्ट वर्दी कॉर्पोरेशन इज नीडेड। तो अब अगर OIB वेपन को अगर चाहते हैं कि हम इसको एक्सपोर्ट के लायक बनाएं, दूसरे देश अगर हमारे OIB वेपन को खरीदे जो हमारा ये निर्माण करती है, प्रोडक्ट करती है, तो हमें चाहिए कि OIB को कॉम्पिटिटिव बनाए, ताकि और ये कॉम्पिटिटिव तब बनेगा जब कॉर्पोरेट सेक्टर को भी इसमें लाया जाएगा, जो व्यवसायीकरण करके अपने प्रॉफिट और बेस पर काम करके रिसर्च टेक्नोलॉजी को इन्हेंस करके एक अच्छा मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाले वेपन बनाए। हाउ शुड कॉर्पोरेटाइज बी डन? तो कैसे किया जाएगा? द वर्कर नीड टू बी रीअसर्ट अबाउट देयर जॉब्स, फॉरेन कंसल्टेंट मस्ट बी अवॉइडेड। तो ऐसे काम की जाएगी कि वर्कर हमारे होंगे वो काफ़ी जेन्युइन होंगे, फॉरेन कंसल्टेंट अवॉइडेड की जाएगी। फॉरेन कंसल्टेंट जो कहने की मतलब विदेशी संपर्क से जो जॉइंट रिसर्च से जो हम जो चीज़ें करते हैं तो उसकी अनुमति नहीं होगी, आपको खुद से ये चीज़ें डेवलप करना होगा। कॉर्पोरेटाइजेशन शुड बी डन डेलिबरेटली इन फेस विद द केयर। तो काफ़ी केयर से ये चीज़ें होगी। रिफॉर्म शुड बी एज पर इंडियन कंडीशन, कल्चर एंड प्रैक्टिस। तो ये चीज़ें हैं, काफ़ी अच्छा रहेगा। OIB शुड गिवन फाइनेंशियल पावर इक्विवेलेंट टू अदर DPSU। तो DPSU भी हमारे लिए वेपन बनाती है, तो OIB बनाती है, तो इनके बारे में और फिर कॉर्पोरेटाइज किया गया है, तो इससे क्या फ़ायदा है, हमने इसको पढ़ लिया। दूसरा हमारा टॉपिक है और मुझे लगता है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके ऊपर 2020 में ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाएगा मेंस में, ये मेरा विश्वास है। क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी मेरे हिसाब से काफ़ी सेंसिटिव है और काफ़ी मतलब राइटर ने जो कोई भी ने ये आर्टिकल लिखा है काफ़ी कह लें कि वो इस चीज़ को महसूस किया है। अभी हमारे जिस देश की जो हालत बनी हुई है, इस चीज़ को महसूस किया है, इस आर्टिकल की ज़रूरत समझी है कि जेन्युइन लोगों को, जो पढ़े लिखे, जो हर चीज़ों को तथ्यों के आधारित सोचते हैं, परखते हैं, तो उन लोगों के लिए ये आर्टिकल लिखा गया है कि आप अभी के जो भारत हमारा है और पहले के जो हमारा भारत था और जो हमारे संविधान है और हमारे संविधान निर्माताओं का जो सपना था और अभी के नेतागण का जो सपना है, तो कैसे हमारे पास्ट और हमारे फ्यूचर से किस तरीके से मैच नहीं कर रहा है। तो ये आर्टिकल्स उन लोगों के लिए है जो तथ्यों को मैच करके अभी के हालात का जायजा ले और आगे बढ़ करके हमारी सोसाइटी और समाज, हमारे संविधान को बचाने का काम करे। तो मेंस GS पेपर 2 पॉलिटी से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। तो देयर हैज़ बीन ए डिबेट ऑन द सेकुलर वैल्यू ऑफ इंडिया। तो जैसा कि अभी सेकुलर का जो हालात हमारे देश में बना है, तो सेकुलर का मतलब क्या होता है? सेकुलर का मतलब धर्मनिरपेक्ष, ऐसा जो ना किसी धर्म को प्रमोट करता है और जो ना किसी धर्म को कह ले कि गलत कहता है। सेकुलर वो व्यक्ति जो ना किसी धर्म को प्रमोट करता है और जो ना किसी धर्म को बुरा भला कहता है। वो समान दृष्टिकोण से सारे धार्मिक आस्थाओं को रखता है और उनको उनके नज़रों में बराबर का वैल्यू होता है, बराबर का समान होता है। तो सेकुलर वो व्यक्ति होता है जो धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करता। तो अब हमारे समाज में क्या है? अब देखिए क्या है कि इन इंडिया सेकुलरिज्म वाज अनफेयरली चार्ज फॉर बीइंग द एंटी रिलीजियस प्रो माइनॉरिटी डॉक्ट्रिन एंटी डेवलपमेंट। तो अब जैसा हालात हमारे देश में बना है, ऐसा लगता है कि जैसे अगर कोई आदमी सेकुलर है, मतलब अगर जैसे सेकुलर का मीनिंग हमने समझा कि सेकुलर वो बंदा होता है कि जो ना किसी धर्म का समर्थन करता है और ना किसी धर्म को बुरा भला कहता है। उनका काम ये होता है कि सोसाइटी को एक कह लें कि हार्मनी बना करके रखना और सभी के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना। लेकिन अभी सेकुलर का मतलब क्या हो गया और अभी सेकुलर होना हमारे देश में कितना मुश्किल है या फिर कितना आसान है? देखिए पहली बात, अब क्या हो गया कि हमारे देश में अब ऐसा एक सेकुलरिज्म के खिलाफ एक ऐसा मतलब माहौल बन गया है कि अगर कोई व्यक्ति सेकुलर है तो उनको क्या समझा जाता है? ये एंटी रिलीजियस है, मतलब ये धर्म के खिलाफ है। मतलब पहले क्या था कि सेकुलर होना एक बहुत ऊंची बात होती थी। आप कहते थे कि ये आदमी देखिए मुसलमान है, सेकुलर है, भेदभाव नहीं करता, तथ्यों के आधारित और सबूतों के बिना पर चीज़ों को, और फिर एक खुले ओपन
माइंडेड इंसान है, चीज़ों को काफ़ी ब्रॉडेड थिंक से देखता है, काफ़ी एक मतलब सेकुलर एक अच्छा मीनिंग लिया जाता था पहले। लेकिन अभी क्या है, अभी अगर कोई कह दे कि मैं सेकुलर हूँ तो क्या होता है कि लोग उसको क्या समझते हैं, एंटी रिलीजियस, ये धर्म के खिलाफ है। मतलब खास तौर से जिस तरीके से कोई पार्टी है जो काफ़ी हिंदू एजेंडा को प्रमोट कर रही है, और वो जो प्रमोट जो कर रही है, तो इससे होता यह है कि जो कोई भी अगर बंदा, अगर सपोज डेट कोई भी लीडर हो, चाहे फिर कोई भी कैटेगरी का हो, चाहे फिर वो कोई भी हो, राइटर हो, चाहे वो कोई जैसे कि हमने जानते हैं कि एक फिल्म मेकर है, उनका नाम है अनुराग कश्यप। तो वो क्या होना कि कुछ लोग जैसे मुखर होकर के बोलते हैं, मतलब काफ़ी डरते नहीं हैं, और काफ़ी मतलब कह लें कि डरते नहीं का मतलब ये है कि बात करते हैं, खुले दिल से बात करते हैं, ओपन माइंड से बात करते हैं, हक की बात करते हैं, सच्ची बात करते हैं। जैसे डॉक्टर कफील खान की बात कर ले, तो ऐसे लोग हैं जो भेदभाव नहीं करते, सेकुलर मतलब एक अच्छा समाज में चाहते हैं कि हार्मनी बन के रहे। तो अब क्या हो गया, ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है, अगर वो कहते हैं कि हम सेकुलर हैं, तो उनके लिए ये बात आ जाती है कि वो एंटी रिलीजियस है, ये धर्म के खिलाफ है। देखिए, ये मैं सिर्फ हिंदू एजेंडा जो प्रमोट कर रहे हैं जो पार्टी, हम उनकी बात नहीं कर रहे, ये मुसलमानों में भी है। जैसे कि अगर देख लीजिए ओवैसी जैसा पार्टी, जो मीम पार्टी है, ये क्या करती है, इन्होंने भी यही करती है कि अगर कोई कह दे कि हम अगर कह ले कि सेकुलर है, सपोज डैट समाज में हार्मनी बनाने के लिए अगर कुछ चीज़ों को अगर कहा जाता है कि आप कुछ चीज़ों को बर्दाश्त कर लें, कुछ चीज़ों को मतलब कह लें कि आप सपोर्ट करें एक दूसरे के साथ, तो अगर कोई व्यक्ति, कोई मुसलमान अगर सपोर्ट करता है, या फिर कुछ इस तरीके से मतलब कह लें कि अगर सपोज डैट सपोर्ट करने के लिए कह लें कि कई तरह से मिसालें हैं, लेकिन मैं मिसालें नहीं देना चाह रहा। तो अब क्या है कि आप जब वो सपोर्ट करते हैं तो लोग, फिर मुसलमान कुछ लोग क्या कहते हैं, ये एंटी रिलीजियस हो गया। मतलब सपोज डैट एक जगह पर, चलो मिसाल में दे देता हूँ, सपोज डैट एक जगह पर क्या हो रहा है, सत्संग हो रहा है, मतलब धार्मिक कुछ चीज़ें चल रही है, हिंदू धर्म से कुछ चीज़ें रिलेटेड चल रही है, बहुत बड़ी चल रही है, वहाँ पर यज्ञ हो रहा है। अब क्या हुआ, वहाँ पर स्टेज शेयर करने के लिए कोई मौलाना चल गया, ठीक है, या फिर कोई ऐसा इंसान जो काफ़ी सेकुलर है, ब्रॉड माइंडेड है, और काफ़ी थिप नहीं सोचता, काफ़ी ब्रॉडेड माइंडेड लेकर चीज़ों को काफ़ी खुले दिल से लेकर के चलता। अब वो वहाँ पर स्टेज पर पहुँच गया, तो अब उन्हीं की कम्युनिटी वाले लोग क्या कहते हैं, देखो ये देखो क्या कर रहा है, ये एंटी रिलीजियस बंदा है ये। तो अब उनके देखिए, हाँ मैंने कहा कि ये सिर्फ एक रिलीजन की बात नहीं है, ये सबकी बात है। आज सेकुलर का डेफिनेशन बदल गया है, ठीक है। तो हम देखेंगे समटाइम्स सेकुलर इक्वेटेड विद द करप्शन एज इट बिन द प्रेसिडेंट द अब्यूज। तो फिर अब क्या हो गया कि सेकुलरिज्म को इस तरीके से इस्तेमाल किया जाने लगा है। तो सेकुलरिज्म कितने तरह का होता है, देखिए दो तरह के सेकुलरिज्म होते हैं। पहला होता है कॉन्स्टिट्यूशनल, संवैधानिक तौर पर एक बंदे को जो सेकुलरिज्म होता है, जैसे कि संविधान क्या है, हमारा सेकुलर है, संविधान का कोई धर्म नहीं है, संविधान के आगे सारे धर्म बराबर है, ठीक है। अब भले इंसान कोई धर्म का प्रमोट करे, कोई किसी को प्रमोट करे, कोई पार्टी किसी धर्म को प्रमोट करे, लेकिन याद रखें संविधान किसी धर्म को प्रमोट नहीं करता। संविधान केवल और केवल मानवता और ह्यूमैनिटी और हार्मनी और डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। तो पहला हमारा एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल सेकुलरिज्म, और दूसरा हमारा होता है पार्टी पॉलिटिकल सेकुलरिज्म। यानी कि पार्टी पॉलिटिकल सेकुलरिज्म ऐसा सेकुलरिज्म होता है कि ये क्या होता है ना, कि अवसरवादी होते हैं, अवसर के हिसाब से सेकुलर रहते हैं। जब देखते हैं कि अभी सेकुलर रहने से फ़ायदा है तो सेकुलर रह जाते हैं, और जब देखते हैं कि सेकुलर होने से फ़ायदा नहीं है तो फिर वो क्या होते हैं, अपना आइडियोलॉजी चेंज कर देते हैं। तो ये दो तरह के सेकुलरिज्म होते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलरिज्म हमने आपको समझा दिया, तो इनके भी कई सारे फीचर होते हैं। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलरिज्म की अगर बात करें तो कई सारे फीचर है। पहला फीचर ये कि एक क्रिटिकल रिस्पेक्ट, मतलब सबके लिए रिस्पेक्ट होता है इनके अंदर। मतलब एक बहुत गंभीर रूप से चीज़ों को एनालिसिस करना, खुले दिल से बात करना, और क्रिटिकल रिस्पेक्ट सबके लिए समान बराबर इनके दिल में, हृदय में समान होता है। तो सेकुलरिज्म नॉट ब्लाइंडली एंटी रिलीजियस बट रिस्पेक्ट नॉट वन द और रिलीजन। तो सेकुलरिज्म ऐसा नहीं है कि आप जो है अंधे तौर पर जो है किसी भी धर्म के खिलाफ है। असल तो ये है कि किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है, ये धर्म को, सारे धर्म को एक करके, सारे धर्म को जोड़ने का और एक बना करके और सबके साथ सौहार्द कायम करने का नाम है। दूसरा मतलब कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं हम, रिस्पेक्ट फॉर रिलीजन मस्ट बी द अकम्पायर्ड बाय द क्रिटिक। तो अगर ये दूसरा है कि हम रिलीजन को रिस्पेक्ट करते हैं और उनको क्या करते हैं, उनकी आस्था को ठेस पहुंचाने वाला कार्य और उनके वक्तव्य नहीं करते, ठीक है। तो तीसरा है स्टेट मस्ट इंटरवेंस इन रिलीजन ओनली व्हेन रिलीजियस ग्रुप। हाँ, अब क्या है, संविधान तब वहाँ पर, कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलरिज्म में संविधान तब वहाँ पर इंटरफेयर करेगा, स्टेट तब वहाँ पर इंटरफेयर करेगी, पार्लियामेंट तब इंटरफेयर करेगी जब रिलीजियस चीज़ें इतना मतलब पहले किसी समाज को, किसी व्यक्ति को, किसी सोसाइटी को, किसी ग्रुप और पीपुल्स को अगर हर्ट कर रही है, उनको तकलीफ पहुँचा रही है, तब वहाँ पर आ जाएगा संविधान, स्टेट आ जाएगा, तब वहाँ पर इंटरफेयर करेगी। तो इस तरह का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलरिज्म है, ठीक है। तो हमने देखा। तो अब हम बात करेंगे प्रमोट, तो ये क्या करता है, मतलब हमारा ये से होता क्या है, प्रमोट कम्युनल डिसहार्मनी, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि हमारा काम होता है कि सोसाइटी में जो है प्रमोट करे, सेकुलर जो होते हैं वो काम होता है कि डिसहार्मनी को जो है प्रमोट ना करे बल्कि हार्मनी को प्रमोट करे। डिस्क्रिमिनेट और ग्राउंड रिलीजन इंटर रिलीजियस इशू। तो देखिए लगता है यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी की बात हो रही है। देखिए पॉलिटिकल पार्टी फिर क्या करते हैं, वो डिसहार्मनी को अपने अवसर के हिसाब से जो है लेकर के चलते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं, भेदभाव करते हैं तब जब उनको फायदा होता है, ठीक है। अनेबल टू प्रोटेक्ट देयर ऑन मेंबर फ्रॉम द ऑपरेशन बाय द प्रोपेचर एंटर रिलीजियस इशू, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो हम दूसरा देख रहे हैं बी नंबर का प्रिंसिपल डिस्टेंस। तो इसके अंदर क्या है, द इंडियन स्टेट अबंडेंस स्ट्रिक्ट सेपरेशन बट कीप ए प्रिंसिपल डिस्टेंस फ्रॉम ऑल रिलीजन्स फॉर एग्जाम्पल। तो हमारा ये होता है कि सारे धर्म से हम एक
पहले कि समान जब रिस्पेक्ट करते हैं तो सबके बीच में क्या करते हैं, एक बैलेंस बनाने का काम करते हैं। स्टेट कैन नॉट टॉलरेट अनटचेबिलिटी और लीव और पर्सनल लॉज एज दे आर। तो राज्य कभी तो ऐसा नहीं है ना कि छुआछूत को प्रमोट कर सकता है, या फिर किसी धर्म में कोई चीज़ बिगाड़ है, कोई चीज़ ऐसी है जो समाज को खोखला कर रही है, डेवलपमेंट को रोक रही है, तो ऐसी चीज़ों को तो प्रमोट नहीं किया जा सकता। स्टेट में नो प्रेफरेंटली सबसाइड स्कूल रन बाय रिलीजियस कम्युनिटीज, तो नहीं रोकता आपको। अगर आप धार्मिक हिसाब से स्कूलें चलाती है, अगर अपना ऑन स्कूल चलाते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो स्कूल सरकारी है तो किसी विशेष धर्म का यहाँ पर टीचिंग नहीं कर सकते। तो आप देख सकते हो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल सेकुलरिज्म किस तरीके से है। तो स्टेट हैज डिसाइड व्हेन द इनके सॉरी मैंने फिर वहाँ पर कह दिया कि हम पार्टी पॉलिटिकल सेकुलरिज्म आ गए थे कि पार्टी पॉलिटिकल सेकुलरिज्म अलग से डिस्कस करेंगे। हम स्टेट सेकुलरिज्म को ही डिस्कस कर रहे हैं जो हमारे संविधान में डिफाइन है। तो स्टेट है डिसाइड व्हेन टू एंगेज या डिसएंगेज हेल्प द हिंडर रिलीजन डिस्पेंडिंग द कम्युनिटीज फ्रीडम इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो हमारा जो फ्रीडम है, स्वतंत्रता सबको सुनिश्चित करेंगे, समानता सबको सुनिश्चित कर देंगे, फ्रेटर्निटी भातृत्व कायम करने का काम करेंगे। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन करेगा। फॉर कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलरिज्म टू बी द सस्टेन गवर्नमेंट एक्वायर द कलेक्टिव कमिटमेंट फ्रॉम द इम्पार्शियल जुडिशरी मीडिया सिविल सोसाइटी फॉर एंड सिटीजनरी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब दूसरा पॉलिटिकल पार्टी ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रोनिकल बेनिफिट के हिसाब से जो अपना सेकुलरिज्म आइडियोलॉजी चेंज कर देते हैं। फ्रीडम इक्वालिटी बेस्ड रिलीजियस तो रिलीजियस राइट करवाते हैं। रेस्पेक्ट द कटिंग डील एग्रेसिव ऑर्थोडॉक्स सेक्शन ऑफ द रिलीजियस ग्रुप, तो रिलीजियस ग्रुप का इस्तेमाल करते हैं अपने एजेंडा को पूरा करने के लिए। जैसे कि आप जानते हैं बाबरी मस्जिद, राम टेम्पल, ये सब इशू है जिसके इस्तेमाल करके कोई पार्टी जो है सत्ता में आ जाती है और फिर उसके बाद अपने एजेंडा को पूरा करने के लिए लोगों को झांसे देती है। ठीक है, तो अब इसका वे फॉरवर्ड क्या है, हम क्या इसका समाधान क्या कर सकते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि देयर नीड टू बी शिफ्ट फोकस फॉर पॉलिटिकली लेड प्रोजेक्ट सोशली ड्राइवन मूवमेंट फॉर द जस्टिस। पहली बात यह है कि हमारा आधार इंसाफ होना चाहिए, हमारा सुप्रीम कोर्ट मजबूत होनी चाहिए और समाज के हर एक बुराई से लड़ने के लिए हमें इंसाफ से काम लेना चाहिए। पहली बात, ठीक है, धर्म से ऊपर उठ करके अगर धर्म किसी चीज़ को रोकती है, गलत हार्मनी खराब कर रही है, हमारी सोसाइटी की तरक्की डेवलपमेंट रोक रही है, तो हमें इंसाफ से काम लेना है और उस चीज़ में इंसाफ के तराजू को पकड़ करके चलना है। तो पहला वे फॉरवर्ड हमारा ये होगा, सुप्रीम कोर्ट हमारा बिल्कुल सॉलिड होना चाहिए। दूसरा है देन टू बी शिफ्ट द एम्फेसाइज फॉर द इंटर-रिलीजियस इशू। तो अब क्या है कि जो हमारे धर्म के अंदर जो एक दूसरे के साथ जो है मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो आपस में जो ये लोग बड़े लोग हैं, जो धार्मिक गुरु है, ये लोगों को चाहिए कि आपस में बैठ करके प्रोग्राम क्या करे, आपस में बैठ करके जो है अपने मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर क्या करे और हार्मनी का मैसेज करे और एक दूसरे को लड़ाने की बात ना करे। तो यूरोप सेकुलरिज्म प्रोवाइडेड प्रिंसिपल टू फाइट इंटर-रिलीजियस ऑपरेशन। तो देखिए, जैसा कि यूरोप में होता है कि अगर विचार में अगर कोई कह ले कि अंतर है, तो विचार में आप आकर के आपस में बैठ करके चर्चा करके आपस में मशवरा करके बहस करके चीज़ों को आप पहले तय कर ले, फिर उसके बाद जो है पब्लिक में बताएं ताकि झगड़ा ना हो। तो नियर टू बी पीसफुल डेमोक्रेटिक फ्रॉम द बिलो द कैरी आउट इंटरनल क्रिटिक डेट रिफॉर्म रिस्पेक्टिवली। तो सारे धर्मों का सम्मान करे लेकिन इंसाफ जो है सत्य के आधार पर ही करे। तो ये चीज़ें करे और जो है समानता लाने की कोशिश करे, लिबर्टी लोगों की सुनिश्चित करे, जस्टिस करे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, तो ये करना चाहिए जिससे कि हमारा सोसाइटी में हार्मनी आए। तो ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था और काफ़ी डिटेल से हमने इसको डिस्कशन किया जितना मैं कर सकता था। तो आई होप ये आर्टिकल्स आपको अच्छा लगा होगा। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू।